गुड मॉर्निंग। नाइन्थ के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। हाँ, तो ये जो है क्या है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये दक्षिण भारत में जल विभाजक का काम करता है। कैसे जल विभाजक का काम करता है? क्योंकि ये भाग ऊंचा है और जो है नदियाँ इधर चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और इधर वाली नदियाँ जो है इस साइड में चली जाती हैं अरब सागर में। तो देखा जाए तो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं इनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम लोग एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो देख लीजिए, ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी जो है अरब सागर का ही हिस्सा है। ये खाड़ी क्या होता है? खाड़ी का मतलब होता है कि ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो, तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो ये खाड़ी देखिए, यहाँ स्थल है, इधर स्थल है और इधर स्थल है, ये एक ही तरफ से जल है, तो इसको कहते हैं खाड़ी, यानी खंभात की खाड़ी इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो देखिए ये क्या है, साबरमती। ये साबरमती नदी है। इसका जो उद्गम है ये राजस्थान से, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वहां से ये नदी निकलती है। राजस्थान के बाद में ये नदी गुजरात और फिर जो है ये चली जाती है खंभात की खाड़ी में, ये नदी गिर जाती है। साबरमती नदी पर जो है गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर जो है बसे हुए हैं। अब हम लोग जो है माही नदी के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये माही नदी है। माही जो नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, विंध्याचल पर्वत से। तो मध्य प्रदेश से ये होते हुए फिर राजस्थान में जाती है, फिर आती है गुजरात में, और फिर ये खंभात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। इस नदी की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब हम लोग नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पर्वत शिखर से ये निकलती है। ये अमरकंटक जो शिखर है ये सतपुड़ा पर्वतमाला का जो है एक श्रेणी है, मैकाल श्रेणी, उसी का जो है सबसे ऊंचा शिखर है। तो आप ये कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत से ही ये नदी निकलती है, यानी अमरकंटक नामक पर्वत शिखर से। अमरकंटक शहर का भी नाम है। तो ये जो है यहाँ से मध्य प्रदेश के बाद में ये नदी थोड़ा सा बहती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, और गुजरात के बाद में फिर जो है ये खंभात की खाड़ी में नदी अपना मुहाना बनाती है। तो मुहाने के पास में भड़ोच नामक शहर बसा हुआ है गुजरात में। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात।
जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, इसका एक और नाम है झरना कहते हैं, ठीक है। तो धुआंधार झरना जो है नर्मदा नदी बनाती है मध्य प्रदेश जबलपुर के पास में, है ना। ये आइए जान लेते हैं कि झरना किसे कहते हैं। झरना का मतलब होता है कि नदी जब उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती है तो कभी कभी क्या होता है कि नदी जो है बहुत ही तीव्र वेग से ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो ऊपर से नीचे गिरने की इस क्रिया को ही झरना कहते हैं। ये अलग विषय है, इसके बारे में अलग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे एक नदी जो है नर्मदा नदी एक झरना बनाती है, धुआंधार झरना। फिर जो है ये नर्मदा नदी जो है यहाँ गुजरात में जो है, गुजरात में एक जो है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है इसी नदी पे, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ये देखिए तापी नदी, तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी नदी जो है जैसे नर्मदा नदी निकलती थी मध्य प्रदेश से, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और सतपुड़ा पर्वतमाला से ही निकलती है, लेकिन जगह का अंतर है। ये कौन सा जगह है? ये बैतूल जिला एक पड़ता है मध्य प्रदेश में, मुल्ताई नामक जगह से ये तापी नदी निकलती है और नर्मदा के समानांतर ही ये बहती हुई और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी भी 3 राज्यों से होकर बहती है, जैसे नर्मदा बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, उसी तरह से ये भी 3 राज्यों से होकर बहती है। अब इन दोनों में काफी समानता है क्योंकि नर्मदा और तापी नदी भरंस घाटी से होकर बहती है। भरंस घाटी किसे कहते हैं? भरंस घाटी, भरंस घाटी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, या इसको दरार घाटी कह सकते हैं, ठीक है। भरंस का मतलब क्या होता है? दरार। देखिए आंतरिक बल की वजह से क्या होता है कि धरती में कभी कभी दरार पड़ जाता है, यानी भूपटल जो है क्या होता है उसमें दरार पड़ जाता है और दरार पड़ने की वजह से वो हिस्सा धंस जाता है और उसमें नदी प्रवाहित होने लगती है। तो जो मतलब दरार पड़ने की वजह से जो हिस्सा धंस जाता है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, भरंस घाटी। भरंस की वजह से घाटी बनती है, इसीलिए कहते हैं भरंस घाटी। तो किसी जमाने में नर्मदा और तापी जहां नदियां बहती हैं ये भरंस बन गया, भरंस घाटी बन गया और इसी में नदियां जो है प्रवाहित होने लगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है ये भरंस घाटी में बहती है, तो आप ध्यान में रखिएगा नर्मदा और तापी नदी, क्योंकि इनका जो ढाल है वैसे इन नदियों को इधर जाना चाहिए था, बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा को भी ताप्ती को भी, लेकिन ये दोनों नदियां जो है भरंस घाटी की वजह से अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तापी नदी के मुहाने पे एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम क्या है? सूरत है। और इसके नर्मदा नदी के मुहाने पे भड़ोच नामक शहर बसा हुआ है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं शरावती नदी। ये शरावती नदी जो है कर्नाटक से ही निकलती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। शरावती नदी के बारे में क्या खास है? देखिए शरावती नदी के पे जो है एक बहुत ही मशहूर झरना है, जोग झरना, या इसको मतलब इसके कई नाम हैं। एक गरसोप्पा भी इसको कहते हैं, गरसोप्पा। इसको महात्मा गांधी झरना भी कहते हैं, महात्मा गांधी। तो ये सब नाम आप याद रखिए। झरना एक ही है, नाम उसके 3 हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ये वराही एक नदी है, वराही, ये भी कर्नाटक की नदी है, कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये भी जो है एक झरना बनाती है। इस झरने का क्या नाम है? कुंचिकल झरना, कुंचिकल झरना। कुंचिकल झरना जो है ये इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। ये भारत का सबसे
ऊंचा झरना है कुंची कल। कहाँ है? वराही नदी पे, कर्नाटक में। ये दोनों नदियां कर्नाटक में बहती हैं। अब हम लोग जो देख लेते हैं पेरियार नदी। ये कौन सी नदी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है, केरल में बहती है और फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। फिर ये देखिए भरतपुजा नदी, ये भी तमिलनाडु से निकलती है और फिर ये केरल में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। जबकि इधर वाली नदियां, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, वो अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो हम लोग जान लेते हैं डेल्टा और एस्चुअरी किसे कहते हैं। देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। डेल्टा, डेल्टा देखिए डेल्टा क्या होता है कि नदी जो है बहती आती है और नदी के मुहाने के पास होता क्या है? देखिए नदी अपने साथ बहुत छोटे छोटे ये कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सारी चीज़ें लाती है। इसको क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। उसके बाद में नदी के मुहाने पे जो ये अवसाद आते हैं, क्योंकि वेग नदी का बहुत धीमा हो जाता है सागर के पास जाकर के, तो ये जो अवसाद है इसको यहीं पे नदी ले जाने में असक्षम हो जाती है और यही सब जमा कर देती है मुहाने के पास में। ठीक है, मुहाने के पास में इस तरह से ले जाकर के ये सब जमा कर देती है ये। ठीक है, ऐसे तमाम जो है जमा कर देती है। और नदी क्या करती है कि कई शाखाओं में बहती हुई निकल जाती है। यानी नदी जो है मुहाने के पास पहुंच करके ये कई शाखा इसमें हो जाते हैं और बीच बीच में जो है ये सब द्वीपनुमा संरचना बन जाती है। तो ये जो द्वीप बन जाते हैं मुहाने पे, इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्टा एस्चुअरी में जो है एस्चुअरी, अब देख लेते हैं एस्चुअरी। एस्चुअरी या इसको हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख ये क्या चीज है? देखिए इसमें भी नदी आती है। ठीक है, वो भी अपने साथ में अवसाद लाती है लेकिन कम लाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो थोड़ा बहुत अवसाद लाती भी है तो ज्वार आता है और वो फिर गहरे सागर में बहाकर लेकर चला जाता है। नदी के मुहाने के सामने किसी तरह का अवसाद का निक्षेपण नहीं हो पाता है, कोई द्वीपनुमा संरचना नहीं बनने पाती है। ऐसे मुहाना जो है सीधा रहता है। तो ऐसे मुहाने को क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख का मतलब कि ज्वार आता है और जो भी अवसाद रहता है नदी के मुख से बहाकर लेकर गहरे सागर में चला जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए इधर वाली जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? ज्वार नद मुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। दरअसल में इधर आप जानते हैं कि बहुत ऊंची पर्वतमाला है पश्चिमी घाट, तो इधर जो नदियां निकलती हैं बड़ी ऊंचाई से निकलती हैं। ठीक है, उनका वेग बहुत ज़्यादा रहता है और उनकी लंबाई कम है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि ये अपने साथ में ज़्यादा अवसाद लाद नहीं पाती हैं और वेग अच्छा, तो जब ज़्यादा अवसाद नहीं लाद पाती हैं तो उनके फिर क्या होता है कि थोड़ा बहुत अवसाद रहता है तो ज्वार आता है और उनके मुहाने से जो है अवसाद को बहा ले जाता है गहरे सागर में। ये सब इसी तरह के मुहाने पे, यानी इधर का जो मुहाना है इस तरह से बनता है। ठीक है, इसको एस्चुअरी कहते हैं। अब हम लोग जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां गिरती हैं। तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो हम लोग एक एक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए महानदी जो है छत्तीसगढ़ में सिहावा एक पर्वत है, वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से ये नदी निकलती है और फिर छत्तीसगढ़ से होते हुए और ये चली जाती है उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
देखिए ये नदी, इस नदी की कुछ विशेषता है। जैसे ये नदी छत्तीसगढ़ में रहती है तो यहाँ धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसको कहते हैं धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। ये नदी जब आती है यहाँ पे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो है इस पर एक बहुत लंबा बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो है गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को जो है विरुद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी को विरुद्ध गंगा भी कहते हैं। ध्यान रखना, विरुद्ध गंगा। विरुद्ध गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही विशाल नदी है, ठीक है, और चूंकि ये बहुत पुरानी नदी है, गंगा अभी नवीन है, तो इसको विरुद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम और है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, तो ये सब इसकी उपाधियां हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। गोदावरी को विरुद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये नदी जो है, एक चीज़ और ध्यान देना कि इधर जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती हैं, लेकिन इनका अपना क्षेत्रीय नाम भी है। तो यहाँ नासिक के पास त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है, तो त्र्यंबक ये जो है पहाड़ी, यहीं से जो है निकलती है गोदावरी नदी। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में ये नदी जो है फिर तेलंगाना में जाती है, महाराष्ट्र से तेलंगाना, और तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश, और फिर ये चली जाती है, गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, आइए इनको हम देख लेते हैं। जैसे ये जो नदी आप देख रहे हैं सहायक नदी है, ये इसका नाम है पूर्णा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या नाम है? पूर्णा नदी। उसके बाद में फिर ये देखिए मंजीरा नदी, इसी पे निजाम सागर बांध बना हुआ है, मंजीरा नदी पे। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये कई इसमें नदियां हैं। देखिए ये वर्धा नदी है, वर्धा और वैनगंगा, ये दो नदियां आती हैं फिर एक जगह मिल जाती हैं, और इसका नाम बदल करके प्राणहिता हो जाता है, और फिर प्राणहिता के नाम से ये जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। और एक जो है वर्धा की सहायक नदी है पैनगंगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये जो है गोदावरी नदी है, अब एक नदी जो है इधर से आती है वैनगंगा। क्या नाम है इसका? वैनगंगा। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? वर्धा नाम है, वर्धा। वर्धा, ये दो नदियां जब मिलती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। प्राणहिता, प्राणहिता के नाम से ये नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। वर्धा की भी एक सहायक नदी है पैन, इसका नाम है पैनगंगा। पैनगंगा। तो इस तरह से यहाँ चार नदियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। पूर्णा नदी, उसके बाद में ये मंजीरा नदी, और फिर ये जो है आपकी वर्धा नदी, और ये वैनगंगा नदी जब मिल जाती हैं तो इसका नाम प्राणहिता हो जाता है। और वर्धा की एक और सहायक नदी है पैनगंगा नदी। तो कुल मिला के ये सब सहायक नदियां कहलाएंगी। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इनको ध्यान में आप रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये महाबलेश्वर नामक जगह से जो है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी पता है महाराष्ट्र में। उसके बाद में ये नदी जो है महाराष्ट्र के बाद में फिर कर्नाटक में भी बहती है, कर्नाटक से फिर तेलंगाना, तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये चार राज्यों से होकर नदी बहती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे
हमने यहाँ जो है नोट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये कोयना नदी है, उसके बाद में फिर कोयना के बाद में ये घाट प्रभा नदी है, घाट प्रभा के बाद में इधर से आती है एक नदी भीमा नदी, ये मिलती है। फिर जो है ये तुंगभद्रा नदी है और फिर ये मूसी नदी है। मूसी नदी पे ही हैदराबाद बसा हुआ है। इसको हमने यहाँ नोट कर दिया है, आप ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी नदी है? कोयना नदी है, फिर घाट प्रभा है, फिर ये भीमा इधर से आके मिलती है और फिर ये तुंगभद्रा और ये क्या है? मूसी नदी। तो इस तरह से दाएं बाएं से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी नदी दाएं से निकलती है मिलती है और कौन सी नदी बाएं से मिलती है। अब फिर हम लोग देख लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। देखिए कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है, और फिर ये चली जाती है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी भी बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए इधर देखिए, इस साइड से, ये साइड कौन सा है? बायां साइड, ठीक है, तो ये हेमावती है। और दाएं साइड से देखिए ये काबिनी, भवानी, अमरावती। हमने सीक्वेंस में सब रख दिया है और आपको याद करने में आसानी होगी। इस तरह से आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए कि ये हेमावती पहले है, फिर काबिनी, फिर भवानी, फिर अमरावती। तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां थीं और इनकी ये सब सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और कावेरी नदी को जो है क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। ध्यान रहे कि दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं।